हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, और इसमें पहला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था। स्टूडेंट्स, संघात्मक व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि अमेरिका से जनरेट हुआ, अमेरिका से पैदा हुआ, और विश्व में इस व्यवस्था ने अपनी जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पर ये आज पहुँच चुका है। भारत ने भी इस व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। तो अमेरिका की जो संविधान है अमेरिका का, उसमें संघीय राज्य की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि राष्ट्रीय और संघीय जो राज्य मतलब राष्ट्रीय या संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। स्टूडेंट्स, जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है राज्य और केंद्र के बीच में। राज्य या संघ हम कुछ भी उसके लिए कह सकते हैं। और 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, उस समय इसके जो राज्य थे उनकी संख्या 13 थी, लेकिन अब वर्तमान में इसकी संख्या 50 हो गई है। अलास्का और हवाई 1959 में इसमें स्वीकार किए गए हैं, और इसलिए ये यहाँ के सबसे नए राज्य हैं। और जो स्थानीय सरकार है वो यहाँ का अपना विषय है स्थानीय शासन का, और राज्यों का विषय है वो। और प्रत्येक राज्य जो है उसका इतिहास, अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर स्थानीय सरकारों की अपनी प्रणाली विकसित किया। यानी यहाँ पर एक विशेषता ये है कि यहाँ पर जो सरकार बनी है, वो जो राज्यों की सरकारें बनी हैं, वो अपने अपने इतिहास के अनुभव के आधार पर है। भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत में जो व्यवस्था है राज्यों की, वो इस आधार पर नहीं है। अपितु यहाँ पर देश को जो सुविधा है उसके अनुसार राज्यों में जो तोड़ा गया है, या हम ये कहें कि राज्य बनाए गए हैं यहाँ पर। लेकिन अमेरिका में वहाँ पर तो अलग अलग कंट्री थी, अलग अलग देश थे, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक सेक्रीफाइस किया, और इसलिए उन्होंने वहाँ पर संघात्मक शासन को स्वीकार किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ पर पहले राज्य मंडल था, और जिसमें कि जो राज्य थे वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश की हैसियत से थे। उन्होंने अपनी कुछ बातों को साझा किया था, लेकिन वहाँ पर यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, और वहाँ पर संघात्मक शासन की स्थापना हो गई। स्टूडेंट्स, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एक घटक है, वो एक राजनीतिक इकाई, यानी कुल मिलाकर 50 राज्य हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और प्रत्येक राज्य एक पारिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र रखता है, यानी उनका अपना खुद का अधिकार क्षेत्र है जो राज्य है उनका। और संप्रभुता वो अपनी साझा करता है, यानी वो संप्रभु पूरी तरह से नहीं है, हमारे से ज़्यादा वो स्वतंत्र है, लेकिन वह संप्रभु नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्य मंडल था वो लुप्त हो गया, तो इसलिए अभी वहाँ पर संघात्मक शासन है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर राज्य जो हैं वो काफ़ी अभी भी अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, स्वतंत्र हैं वहाँ पर। और जो नागरिकता है वो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे भारत से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रकार की नागरिकता है। हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो केवल हमारे देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं है, जैसे कि राजस्थान है, यूपी है, या हरियाणा है, या महाराष्ट्र है। हमारे यहाँ पर केवल एक नागरिकता है, और ये नागरिकता हमारी केवल भारतीय है। वहाँ पर जिस राज्य के वो निवासी हैं, उस राज्य की नागरिकता उनको मिल जाती है। और लेकिन नागरिकता में काफ़ी लचीलापन है, यानी जो नागरिक हैं वो आप दूसरे राज्यों में आसानी से आ जा सकते हैं, और वहाँ पर नागरिकता भी मतलब आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य की मिल जाती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो 4 राज्य हैं अपने पूर्ण आधिकारिक नामों की बजाय राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने जैसे बताया कि वहाँ राज्य काफ़ी स्वतंत्र हैं, तो इसलिए वो इस प्रकार की अपनी उनकी प्रणालियां हैं, अपनी वो राष्ट्रमंडल के रूप में कहलाना पसंद करते हैं, और उनके निवासियों का प्रतिनिधित्व भी इसी रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो संघात्मक प्रणाली की एक विशेषता यह है वहाँ पर कि द्विसदनात्मक वहाँ पर संसद है, संसद को वहाँ कांग्रेस कहते हैं, उच्च सदन वहाँ का सीनेट है, और जो निम्न सदन है स्टूडेंट्स वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा जिसको हम कहते हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में आपको बहुत विस्तार से बताऊंगी, एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, सीनेट के बारे में भी और प्रतिनिधि सभा के बारे में भी। स्टूडेंट्स, तो 2 सदन है,
और संघात्मक व्यवस्था में ये एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक सदन जो उच्च सदन होता है, सीनेट होती है, या जहाँ पर भी प्राय उच्च सदन है, वो राज्यों का सदन होता है। प्रत्येक राज्य में जो सीनेट है, यानी जो उच्च सदन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो राज्यों का सदन होता है, तो जो सीनेट है वो 2 सीनेटरों का प्रतिनिधित्व 2 सीनेटर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है राज्य में। यानी प्रत्येक राज्य से, जैसे 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति सीनेट के लिए चुनकर जाते हैं। तो टोटल वहाँ पर जो सीनेट है उसके 100 सदस्य हैं, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका कम से कम 1 प्रतिनिधि तो प्रत्येक राज्य से होना चाहिए। वैसे वो जनसंख्या के आधार पर होते हैं, मैं आपको विस्तार से बाद में इसके बारे में बताऊंगी। और जो प्रत्येक राज्य है उसके निर्वाचक मंडल में वोट देने के लिए मतदाताओं को चयन करने को भी अधिकार है, और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के चुनाव भी, मतलब पूरी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया मैं आपको 2 वीडियो में बाद में बताऊंगी। इसके अलावा संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने का अधिकार भी संविधान में कांग्रेस को दिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, और संविधान इस मामले में बिल्कुल शांत है। कोई उसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये जो राज्य हैं इनको संघ से निकालने या अलग होने की शक्ति किसके पास है, क्योंकि गृह युद्ध के तुरंत बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने माना कि कोई भी राज्य ऐसा एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है जिसमें कि वो अपने आप को वो ये कहे कि मैं इस राज्य से बाहर चला जाऊं, मैं इस देश को छोड़ दूं। तो इस तरह की वहाँ पर कोई स्थिति नहीं है। वैसे भी स्टूडेंट्स, जो कि किसी देश की एकता अखंडता का सवाल होता है, तो इस तरह का प्रोविज़न प्राय संविधान में नहीं होता। अब हम ये जो हमने विशेषताएं थी मोटी मोटी वो पढ़ी हैं। अब हम ये है कि यूनियन और फेडरेशन के बीच में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ेंगे। फेडरेशन जो अमेरिका का है, फेडरेशन शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के फेडरल से हुआ है, और ये अमेरिका का ही शब्द है। और अमेरिकी राज्य, मैंने जैसे बताया कि भारत में जो संघात्मक शासन का निर्माण हुआ है और अमेरिका में जो संघात्मक शासन का निर्माण हुआ है, उनमें दोनों में अंतर है। अमेरिका में संघ जो है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। यानी अमेरिका में जो संघ राज्यों का निर्माण हुआ है वो इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिकी मतलब राज्यों का जो निर्माण है राज्यों के द्वारा किया गया है, वहाँ पर संघ के द्वारा नहीं, राज्यों के द्वारा किया गया है, क्योंकि राज्य अपनी स्वतंत्रता को, अपने देश की संप्रभुता को बचाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने अमेरिका जैसे एक बड़े देश में मिलना स्वीकार किया अपनी कुछ शर्तों के साथ में। तो इसलिए अमेरिका के जो राज्य हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, और जैसे उनके अपने संविधान है, उन राज्यों के गवर्नर जो हैं वो जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और राज्यों की सहमति के बिना उनका कोई नाम या उनका आकार या भूभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का प्रत्येक स्तर पर विभाजन होता है, और जो न्यायपालिका है वो केंद्र और राज्य सबकी अलग अलग है स्टूडेंट्स। इसके अलावा नागरिकता भी, जैसे मैंने बताया, वो भी अलग है। जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो वो वहाँ पर अखिल अमेरिकी सेवाएं, तो वहाँ पर ये भी अलग अपनी पृथक सेवाएं हैं। तो इस तरह अमेरिकी संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी वहाँ पर केंद्र सरकार को ना मिल करके राज्य सरकार को प्राप्त है, जैसे हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो इस तरह से अमेरिका के संविधान में हमसे थोड़ा अलग है, और वहाँ पर राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, इसलिए उसको फेडरल कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एकात्मक शासन के लक्षण ज़्यादा है और संघात्मक के उसके मुकाबले कम है। अमेरिका के मुकाबले तो हमारे यहाँ काफ़ी कम है। अमेरिका और भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी हम तुलना स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। वैसे मैं अभी आपको पूरी वीडियो में लगातार वो बताती आ रही हूँ। तो अमेरिका भारत की दृष्टि में देखिए, भारत तो क्षेत्र, जनसंख्या और सब इसकी दृष्टि से बहुत विशाल है, बड़ा है, विविधतापूर्ण है हमारी संस्कृति। तो इसलिए हमारे यहाँ पर इस विविधता की वजह से हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई थी, और अमेरिका में ये स्थिति नहीं थी। हमारे यहाँ पर स्वाभाविक था कि हम इस व्यवस्था को अपनाते, और हमारे यहाँ प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी हमारे जो केंद्रीय शासन है, या हम कहें कि केंद्र को दुर्बल नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली रखा, और अमेरिका की तरह से हमारे यहाँ राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान नहीं की हैं। और जो राज्य हैं वो हमारे यहाँ पर मतलब उनके संविधान इस तरह से अलग अलग नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पर इस तरह से नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो
राज्य है, केंद्र है, उनमें शक्तियों का विभाजन है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो कुछ लक्षण हमारे यहाँ पर एकात्मक के और कुछ लक्षण, वैसे मुख्य लक्षण हमारे यहाँ पर संघात्मक के अपनाए गए हैं। और जो अमेरिकी जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, उसमें पूरी तरह से संघात्मक शासन है और इसमें राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच पूरी तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है। और दोनों जो हैं वो राज्य और केंद्र सरकार जो है वो अपने आप में दोनों एक अलग अलग होकर के अमेरिका में कार्य करती हैं और वो ब्रिटिश इकाइयों से भी ज़्यादा स्वायत्त है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी शक्ति पृथक्करण। इसको मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में आपको जो शक्ति पृथक्करण है उसकी जो थ्योरेटिकल इसकी जानकारी है वो मैं दूंगी, और दूसरे वीडियो में मैं आपको अमेरिका में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। स्टूडेंट्स, तब तक आप इसका अध्ययन करिए।